दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके सामने एमपीएसआई में आए हुए हिंदी के सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे। ये सारे क्वेश्चन एक सेट के हैं। इसी तरह से जितने भी सेट में हिंदी के क्वेश्चन आए हैं वो सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो याद रखिए 9 बजने को 10 मिनट, यहाँ पर ये को की गलती किया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, में। 9 बजने में 10 मिनट सही होना चाहिए। जनरली कई लोग इसे भी बोल देते हैं सही, लेकिन ये गलत होगा, है ना। मतलब जब हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं जब भी, तो बोल देते हैं कि फ्लो में को, लेकिन जो शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए वहां पर में होना चाहिए कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है। या जो भी चीज़ है, जितना भी बोलते हैं कि 10 बजने में 9 मिनट बाकी, तो वहां पर में होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कपीस और कपीस। टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मटमैला का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कपीस, छोटी की मात्रा, ठीक है, कपीस। और यहाँ बंदर का मतलब होगा कपीस, ठीक है, बड़ी की मात्रा। तो यहाँ ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी की मात्रा मटमैला, बड़ी की मात्रा बंदर। तो ऐसे कई बार आ जाते हैं वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सेम हो लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है, और उसकी मात्राएं भी अलग होती है, उसके कारण उसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे आपने कनक कनकते 100 गुने सुना होगा, तो इस तरह से सारी चीज़ें होती है ना। कई जगह उसका नाम धतूरा रहेगा, कई जगह उसका, तो ये सारी चीज़ें, सोना, कहीं पर सोना मतलब स्लीप वाला, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी जो आपको याद रखना। लेकिन ये थोड़ा अलग, इसका मतलब ही, मतलब स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। क्यों, मात्राओं के कारण केवल, ठीक है। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इस तरह से कई आते हैं, तो वो सारी सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आया आप उसको एनालाइज कर अच्छी तरह से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पेड़ों पर मैना बैठी है। अब ये भी क्वेश्चन में वर्तनी गलत किया। कहाँ पेड़ में गलती किया, पेड़ होना चाहिए ना कि पेड़ों होना चाहिए, समझ रहे हो। पेड़ों पर मतलब अगर एक मैना बैठी है तो पेड़ों पर कैसे बैठी होगी, तो कहाँ बैठी होगी, पेड़ पर मैना बैठी है, समझ रहे, ये सही होना चाहिए। पेड़ों पर मैना बैठी गलत होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छंद का नाम बताइए। अब क्या है भाई छंद, तो देखते हैं, पढ़ते क्या लिखा हुआ है। कोल पपही पंच तत्व प्राप्त सुनी जगमन धावत, बनी बनी बावन बीर बढ़त चौचंद मचावत, पेता की ताकी लोथ त्रिपतका के तटलावत, 9 2 11 होत, 3 पंच ही विसरावत। तो इसमें क्या छंद में किसका वर्णन है भाई, किस प्रकार का छंद है, तो आप याद रखें रोला छंद है। किस प्रकार का छंद है, ये रोला छंद है। और इसके बाद इसके बारे में और क्या याद रखें, इसके बारे में आप ये याद रख सकते हैं, पेपर में कल को क्या आ सकता है इससे रिलेवेंट चीज, कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। रोला, भाई कोई व्यक्ति 24 घंटे रोता है क्या, नहीं रोता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि कोई व्यक्ति जिसको रोला है तो वो 24 घंटे नहीं रोएगा, ठीक है। तो आप उससे याद रखिए 24 घंटे, ठीक है। या फिर ये याद रख लें कि भाई किसी को बहुत ज्यादा रोके लगता है तो वो 24 घंटे रोता है, जैसे भी करके रोला 24 घंटे रोला, ठीक है। तो उससे, और फिर इसके साथ ये भी याद रखिए कि इसमें 11 13 में यति होती है। 11 13 में यति का मतलब होता है कि विराम, ठीक है। जो छंद होता है इनमें यति होती है, गति होती है ना, तो ये सारी चीजें, तो इसमें क्या रहेगा, विराम, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखें कि रोला का मतलब 24 मात्रा है, 11 13 की यति। देश निकाला का समासिक विग्रह, देश निकाला का समासिक विग्रह होगा देश से निकाला, ठीक है। तो इस तरह के कुछ समास विग्रह भी आपके सामने आएंगे जो आपसे बनने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खालिस्तान को बनाए रखना चाहिए। किसको बनाए रखना चाहिए, प्रवात्मकता को बनाए रखना चाहिए। ये क्या होता है, मतलब जब भी आप डिस्क्राइब करें ना, डिस्क्राइब करें तो डिस्क्राइब करते समय आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ ही आपको बोलने का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, फ्लो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वही प्रभात्मकता, मतलब कि जो आपका प्रवाह है वो अच्छा बने रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डिटेल्स तो बहुत सारी रखी लेकिन 2 लाइन बोले, तीसरी लाइन में रुक गए, रुक रुक के बोले, तो इस तरह की चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, राष्ट्रभाषा के बारे में और भी थोड़ी सी बात जान लीजिए कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करती है। क्या आप बताइए कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो कई लोग ना जनरली इसका उत्तर देते हैं कि हाँ सर हिंदी हमारे इधर की राष्ट्रभाषा, जबकि ये गलत हो जाएगा। हिंदी हमारे इधर की राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे इधर की राष्ट्रभाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा नहीं है, वो क्या है, राजभाषा है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्या है, हिंदी हमारे इधर की राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा है, ठीक है। कई जगह इन पे याचिका लगा जाती है कि हिंदी को बनाए, तो ये क्या हमने गलत लिख दिया हिंदी, ठीक है। तो हिंदी हमारे इधर की क्या रहेगी भाई, राजभाषा रहेगी, वो अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी हमारे इधर की क्या रहेगी, राजभाषा। और कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन मिलेगा भाई, वो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन मिलेगा, तो आर्टिकल 343 है ना, अनुच्छेद 303 343 में इसका वर्णन मिलता है राजभाषा का, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो रिक्ति, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो रिक्ति को अंग्रेजी में वैकेंसी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपके सामने आएगी, इसीलिए आपको और ऐसी कोई भी चीजें नहीं आएगी जो
आपने कभी पढ़ी ना हो, जो आपकी डेली लाइफ पे रिलेवेंट ना हो, ठीक है। आपसे जो दैनिक क्रियाकलाप है या दैनिक जो भाषा है या जो भी रहेगा उन्हीं से रिलेवेंट चीजें आएगी। ऐसे कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती आपसे। कंप्यूटर का नाम पूछ सकता है, संगणक, ठीक है, बोल सकता है ट्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, लौह पथगामिनी। इस तरह की जो रहेगी ना सारी चीजें आपसे, जो हिंदी इंग्लिश के प्लेटफॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या, तो इस तरह की कोई चीजें, काफी चीजें आपसे पूछी जाएगी जो मैक्सिमम लोग उत्तर नहीं भी दे पाते और कई तो बिना पढ़े भी दे देते हैं इनके उत्तर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, समझनी है। कभी भी आपके सामने कोई भी माइंड में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। सारे पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, तो चक्रवर्ती कहते हैं। जो चक्रवर्ती नहीं होते जिनके सरनेम में चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती का मतलब यही होता है सारी पृथ्वी के राजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्प का पर्यायवाची क्या है, तो सर्प का पर्यायवाची क्या होगा, सर्प का पर्यायवाची भुजंग होगा। भुजंग तो वहां पर ऑप्शन में था तो आपने भुजंग क्लिक कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं सर्प के पर्यायवाची। तो पर्यायवाची आपको याद रखने पड़ती है। ये होता है कि पेपर में आने वाली कई चीजों को अपन टेक्निक से याद कर लेंगे, तो उसकी टेक्निक भी आपको बताई जाएगी, किस तरह से टेक्निक ले जाए, कैसे लिंक जमाएं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। भुजंग हो गया। और क्या होता है इसका मतलब, अही भी होगा, ठीक है। अही भी कहा जाता है सबको, सर्प को। विषधर भी कहा जाता है, विषधर, विष धरे धरे घूमता है, विषधर कहलाएगा, ठीक है। प्याल कहलाएगा, ठीक है। और फिर क्या कहलाएगा, फणी कहलाएगा, क्योंकि फणी है ना, फणी तो आप समझ जाएंगे। सांप कहलाएगा। और उसके बाद क्या कहलाएगा, उरंग कहलाएगा। और क्या कहला जाएगा भाई, ये नाग भी क्या हो गया। आप इसको इस तरह से ना सारी चीजें आपको इसके नाम पर्यायवाची याद रखना है। पेपर में और पहाड़ का भी आया करता है कई बार ना, तो पहाड़ का अच्छी तरह से याद रखिए। पहाड़ का मतलब क्या होगा, पहाड़ का मतलब हो जाता है पर्वत बोलते हो आप इसे। और क्या बोलते हो, भूधर बोलते हो। भूमि में धरा है ना, भूधर हो जाएगा, ठीक है। पर्वत हो गया, भूधर हो गया, भूधर ना, पूरा अच्छी तरह से लिख लेना, भूधर। उसके बाद क्या हो जाएगा, महीधर हो जाएगा, महान रहता है, ठीक है, महीधर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पहाड़ का अचल हो जाएगा, जो चल नहीं सकता, अचल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैल, नहीं सुना आपने, सैल होती है ना, तो सैल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, धरणीधर हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ पहाड़ की भी और जो भी इंपॉर्टेंट है उनके पर्यायवाची तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकाशित होती है, याद रखिए सिने एक्सप्रेस इंदौर से प्रकाशित होती है। सिने एक्सप्रेस के बारे में कुछ 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। सिने एक्सप्रेस तो ये कब से चालू हुई थी सिने एक्सप्रेस, तो वो याद रखिए कि 1959 से चालू हुई थी, ठीक है। 1959 से चालू होगी इंदौर से। और किसके बारे में बताती है, तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। ये भी याद रखिए कि साप्ताहिक मतलब वीकली आपको मिलेगी, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका है जो कि क्या रहेगा इसमें किसका वर्णन होगा, तो फिल्मों के बारे में वर्णन होगा। मतलब एक प्रकार से एंटरटेनमेंट का काम करेगा, फिल्मों के कुछ रोचक फिल्मों को रोचक ढंग से बताएगा, रोचक बातें करेगा, तो वो सारी चीजें, ठीक है, याद रखेंगे आप। आईने को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये जाने कि खड़ी बोली होती क्या है। खड़ी बोली संविधान में जिस राजभाषा का बात हुई ना, संविधान में जिस राजभाषा की हमने बात करी है वही है खड़ी बोली, और कुछ भी नहीं होती खड़ी बोली, ठीक है। ब्रज भाषा ये सब तो उपबोलियां बोलियां कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन जो खड़ी बोली रहेगी, जो संविधान में राजभाषा को वर्णन दिया गया है, उसी को आप खड़ी बोली कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हाँ, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तो इस पे क्या याद रखना है कि आईने को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो आईने को खड़ी बोली में बोलते हैं शीशा या दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो औचट को खड़ी बोली में बोलते हैं आवश्यकता से अधिक। औचट का मतलब ये होता है आवश्यकता से अधिक, है ना, ये खड़ी बोली में इसको बोला जाएगा, तो इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्तीय अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वित्तीय अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेजेस, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश हमने पढ़ा ना, वर्ड मीनिंग आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो वेज होता है, वेज बोलते हैं ना, तो किसको बोलते हैं, वेज का मतलब होता है मजदूरी या वृत्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देर से सोकर उठा, वह देर से सोकर उठे में क्या गलती है भाई बताए। वह देर से सोकर उठा, वह देर में सोकर उठा, सही बोल रहे हैं, गलत बोलना है पहले तो हमको। वह देर में सोकर उठा, ये गलत सब सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वह देर से सोकर उठा। जनरली हम ना, अगर जो हिंदी मीडियम से रहता है, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, वो कई बार फ्लो से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ कर जाते हैं, फिर भी उनसे बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो फ्लो उनको पता है कि इस तरह का फ्लो रहेगा, ठीक है। वह देर में सोकर उठता है, इसका सही जो होगा वो होगा देर से सोकर उठता है, ठीक है। वह देर से सोकर उठता है। चले नेक्स्ट पे चलते हैं ना। और ये सोकर जो साथ है, इसको अलग होना चाहिए, सो अलग होना चाहिए और कर अलग होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे बूढ़े, तो बच्चे बूढ़े भाई किसका संबंध रखते हैं आपस में, जो बच्चे बूढ़े ना, ऊपर वाला सोकर अलग कर देना है ना, मैंने बताया ना, सोकर अलग, तो अलग होना चाहिए और कर अलग होना चाहिए। अब बच्चे बूढ़े का क्या रहेगा, ओके, तो बच्चे बूढ़े का क्या, रस का नाम क्या बताना है भाई। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रस का नाम बताओ। क्वेश्चन में क्या देखा है, पहले पढ़ लेते हैं क्या काव्य क्या दिया गया है हमें। तो यहां पर बोला गया, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखरे, गोमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मनुव्रत सुखारे, हे शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंजे तिहारे, किन्हीं भली
रहु नाई काजू करुणा करी कानन को पगुधारे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बोलना चाहते हैं कि जो विंध्य के वासी है ना, जो विंध्य में मतलब कि विंध्य जो पर्वत रहेगा वहां पर जो तपस्या कर रहे हैं जो साधु संत, वो क्या है, बिना नारी के दुख में है, बिना नारी के दुख में है। तो उन्होंने तुलसीदास की कथा में सुना था कि श्री रामचंद्र जी के चरण के छूने से पत्थर भी नारी का रूप ले लिए। तो वह ये मन में सोच रहे हैं कि जब भगवान श्री राम जी हमारे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो इतने सारे पर्वत हैं, इतने सारे पहाड़ हैं, न जाने उनके चरण पड़ने से हमारी योगियों की किस्मत बदल जाएगी, कौन जाने हम योगी की किस्मत बदल जाएगी। इस तरह की वो बातें बोल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब सुनने में हम सुन रहे हैं, जब इसका अर्थ हमें पता चल रहा है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ तो हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए इसमें क्या रहेगा, हास्य रस हो रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रस का नाम बताओ। तो इसमें भी क्या हुआ है, जथा पंख बिनु खगति दीना मणि बिनु फन करिबर करही ना असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देव जीवामह मोही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका मतलब इसमें समझ लेते हैं कि करुण रस ना, इसमें करुणा का भाव आ रहा है, दया का भाव आ रहा, करुण रस। इसमें ये कहना चाहते हैं जो कवि रहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं भाई, शोक व्यक्त कर रहे हैं। शोक कैसा व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं पंख, पंख मतलब तो पंख ही होगा, खग का मतलब होता है पक्षी। तो जैसे पंख बिना पक्षी अधूरा होता है, मणि बिना सांप अधूरा रहता है, ठीक है, और सूंड बिना हाथी दयनीय स्थिति में रहता है, इसी प्रकार से है भाई, जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा रहेगा ना, अधूरा सा लगेगा उनको। तो इस तरह से करुण रस की भावना उत्पन्न हो रही है। तो आप याद रखें, रस कौन सा रस है, करुण रस है। कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछता है कर का अर्थ बताओ। तो कर का अर्थ, कई ऐसे होते हैं अनेकार्थी शब्द होते हैं, मतलब शब्द तो एक रहता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो वो आपको याद रखना कि कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है किरण, कर का मतलब होता है टैक्स। तो आप ये सारे नाम याद रखिए, अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। और फिर क्या याद रखना है आपको कर के बारे में, और भी इसके मीनिंग होते हैं, केवल यही नहीं होते भाई, और भी अर्थ होते हैं। जैसे हाथ हो गया, हाथ भी कर का मतलब होता है, टैक्स तो आपने पढ़ ही लिया। सूड़ हो गया, सूड़ भी होता है, विषय को भी बोल सकते हो ना, सूड़ विषय को भी आप बोल सकते हो कर का। ओला को बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, किरण को बोल सकते हो, और किसको बोल सकते हो भाई, छल को बोल सकते हो, और किसको बोल सकते हो, युक्ति को बोल सकते हो, ठीक है, युक्ति का मतलब भी कर होता है। और क्या रहेगा, काम को भी आप कर बोल सकते हो। इस तरह ये सारे नोट्स में आपको इंक्लूड करने ताकि रिवीजन में आपको बहुत मदद दे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदि का अर्थ है, तो आदि का क्या अर्थ होगा भाई, आदि का अर्थ होगा आदि अंत। आपने सुना होगा ना आदि अंत। तो आदि का अर्थ होता है प्रथम। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आदि का अंत होता है प्रथम। अच्छी तरह से क्लियर करिए, अपनी बातों को याद रखना है, ठीक है, ये सारी बातों को। आदि का मतलब होता है प्रथम। तो आदि अंत, आदि अंत का मतलब क्या हो जाएगा वो समझते हैं। आदि हमें अभी तो बताया आदि अंत का मतलब, आदि अंत का मतलब होता है आदि का मतलब प्रथम और अंत का मतलब अंतिम, लास्ट, ठीक है। तो ये किस प्रकार का युग्म है, विलोम युग्म है, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होगा, हमने बताया था ना, हिंदी हमारी राज्य भाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। कौन से आर्टिकल के तहत, 343 के तहत। तो अब ये पूछ रहा राजभाषा किसको कहेंगे, तो राजभाषा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साहित्यिक गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई, तो आप याद रखिएगा इंदौर से प्रकाशित हुई। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं कि साहित्यिक गुंजन है क्या भाई। तो साहित्यिक गुंजन क्या चीज होगी वो देखते हैं। तो साहित्यिक गुंजन क्या रहेगा भाई, पहले तो आप इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने वाली बात है वो याद रखिएगा कि साहित्यिक गुंजन इंदौर से निकली है। और इसके बाद क्या याद रखना है आपको कि साहित्यिक गुंजन के क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है। तो ये देश प्रेम का मतलब, ये जो प्रोवाइड करा था वो देश प्रेम बताता है, सामाजिक बातें बताएगा, शिक्षा के बारे में बताएगा, साहित्य के बारे में बताएगा, नैतिक के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार के इसमें जो आते हैं न्यूज़ आएगी वो इस तरह की पत्रिका वो देंगे, ठीक है, पत्रिका में अपना नाम देंगे। फिर उसको याद रखना कि ये तिमाही पत्रिका है, ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका आपको याद रखना, तिमाही पत्रिका ये 3-3 महीने में आती है। और इसके संपादक कौन रहे, जितेंद्र। इनके संपादक कौन है भाई, जितेंद्र। इस तरह की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। 4 मासों का समूह, तो 4 मासों का समूह क्या होगा भाई, 4 मासों का समूह चौमास होता है। एक शब्द में उत्तर दो, इस तरह के कुछ वर्ड आपके सामने आ सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। 4 मासों का समूह चौमासा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आएगा, चौमासा हो गया। इसी प्रकार से बोलेगा चौकड़ी, चौकड़ी का मतलब क्या हो गया, 4 कड़ियां हो जिसमें, उसको चौकड़ी बोलेंगे। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब 3 वेड़ियां हो, उसको त्रिवेणी बोलेंगे, ठीक है।
वेणियों का मतलब ये होता है कि धारा है ना, त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब तीन धारा हो तो त्रिवेणी बोलेंगे। पंचतंत्र का मतलब क्या होगा, पांच पांच तंत्रों का समूह हो जाएगा। दोपहर का मतलब क्या होगा, दोपहर वाला समूह हो जाएगा, ठीक है, दोपहर। तो इस तरह के जो वर्ड मीनिंग रहेंगे आपको सारी याद होने चाहिए। चार पैरों वाले, तो चार पैरों वालों को क्या बोलेंगे भाई, चतुष्पद। चार पैर, पद मतलब पैर, तो चतुष्पद, तो याद हो जाएगा, याद रखेंगे आप, चतुष्पद। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, चार पैरों का आ गया, तीन भुजा वाला त्रिभुज हो गया, चार भुजा वाला चतुर्भुज हो गया। फिर इस प्रकार से और क्या बोल सकता है, षष्ठ भुजा वाला षष्ठभुज हो गया, ठीक है, मतलब ऑक्टागोनल। ये सारी चीजें जो होती है ना, इसमें वर्ड मीनिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, चिरंतन का विलोम। चिरंतन का विलोम क्या होगा, नश्वर, ठीक है, जिसका नाश, मतलब कि कोई नश्वर चीज होती है कि नश्वर है, जैसे मनुष्य एक प्रकार का नश्वर है, वो कभी ना कभी नाश होने वाला है, तो वो क्या रहेगा, नश्वर। तो चिरंतन का विलोम क्या होगा, नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, वाक्यों का नाम बताओ, ये किस प्रकार का वाक्य है वो आपको बताना है। तो वाक्य बताइए किस प्रकार का वाक्य भाई। तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। तो चूंकि की लग गया ना, ये सब होते हैं अवयव, है ना, मतलब क्या होते हैं, ये सब अवयव होते हैं। की हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, और, परंतु, ये सब जो लग जाते हैं, कई संयोजक अवयव होते हैं, सारी चीजें, तो ये सब जो लग जाते हैं ये बताते हैं कि ये क्या है, मिश्रित वाक्य के उदाहरण है। तो ये जो की लगा ना, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो की के कारण मिश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर क्या बोलता है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तुम बाहर गए और लग गया, और लग गया, संयोजक अवयव कहला दिया। तो जैसे ही और, की, परंतु, इस तरह की बातें देखेंगे समझ जाना वो संयुक्त वाक्य है। अब इसका सरल करना है तो इसका सरल होगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ये सरल होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलता है, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। क्या क्वेश्चन दिया है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो कठोर बनकर भी सहृदय बनो, तो ये बात हमको सरल भाषा में दे दिया है। कहीं की, परंतु, और का उच्चारण हुआ है नहीं भाई, लेकिन यहां पर क्या कहता है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, संयुक्त बोल दिया, ठीक है, सरल भाषा में दिया था, संयुक्त में कर दिया आपने उसे। फिर पता है कि अलंकार का नाम बताओ। तो ये बहुत ही फेवरेट, आपके सामने जो दोहा लिखा हुआ है बहुत ही फेवरेट है भाई, है ना, बचपन में इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम गाया करते थे। क्या होगा, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार बोल रहा है, ठीक है। दो तीन जो है तो हमारे फेवरेट हुआ करते थे, जैसे ये हो गया, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और एक वो, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस तरह की कुछ चीजें रहती थी जो फेवरेट हुआ करती थी, उससे कोई मतलब नहीं, अभी यहाँ पर आना है, पढ़ना है, क्योंकि पेपर क्रैक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हनुमान की पूछ, तो भाई अतिशयोक्ति, अति बता रहा है, मतलब बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। यहाँ पर हनुमान की पूछ में लगन न पाई, कैसे नहीं लगे, अगर हनुमान जी की पूछ में आग लगेगी तभी तो लंका सारी जलेगी। तो इस तरह की बातें आपके पेपर में आती रहेगी कि हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी सारी जल गई, तो कुछ और निशाचर भाग भी गए बच के। तो यहाँ पर कुछ अति की बात कर दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिय प्रवास की बात चलती ही सुख गाए तिय कोमल गात। यहाँ पर कृष्ण जी के बात हो रही है कि जो कृष्ण जी की बात कही गई है, तो कृष्ण जी की क्या बात कही, जैसे ही कृष्ण जी की प्रिय प्रवास मतलब कृष्ण जी, तो कृष्ण जी की बात चलती है ना, तो सूखी गाय भी कोमल गाने लगती। तो यहां पर भी एक प्रकार से अति नहीं कर दिया, ठीक है, जो घटना बता रहा है उसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा, तो जिस घटना पर भी बढ़ा चढ़ाकर बताएगा वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा। और ये लाइन कहां से ली गई है भाई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 10th 12th की, ये कुछ ऐसा नहीं कि अलग से कुछ नया पूछ लिया आपसे, 10th 12th की चीजें पूछा गया जो आपकी हिंदी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिया गया कौन सी पंक्ति है भाई, ये जो लेसन का नाम था ना प्रिय प्रवास की, किसने लिखा था भाई, अयोध्या सिंह हरि औध ने लिखा था, ठीक है, वो भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खालिस्तान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। तो किस पर ध्यान देना, जब भी कविता वीता लिखते हो तो किस पर ध्यान देना चाहिए आपको, अलंकारों के सार्थक प्रयोग, कि कहां पर कैसा अलंकार प्रयोग करना है वो उसका ज्ञान होना चाहिए, कि किस शब्दों को आपने चयन किया उसका ज्ञान होना चाहिए, उससे आपकी कविता के भाव संप्रेषण में सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। सही शब्द चुने। रस क्या है भाई, रस किसका आनंद देता है, ब्रह्म आनंद, तो रस है आनंद स्वरूप, ठीक है, कि रस का नाम ही है भाई, आनंद की जो उत्पत्ति होती है वही रस है, तो आनंद स्वरूप जो उत्पत्ति होती है, तो रस खालिस्तान ब्रह्म है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। तो भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहेंगे, तो आप याद रखिए वाचिक अनुभव कहेंगे। क्या कहेंगे, वाचिक अनुभव कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और ये जो अनुभव होता है ना, इसका मतलब ये होता है जो आपके हृदय में रहता है। जब आप कोई सीन नहीं देखते एकदम से सैड हो जाएंगे, एकदम से खुशी हो जाएंगे, मतलब मूवी देख रहे हैं और आप इतना अपने अंदर कैसे हो जाते हैं, सैड की फीलिंग आ जाएगी, खुशी की फीलिंग आ जाती है, दुख की फीलिंग। तो ये सारी जो फीलिंग आती है वो आपके अंदर ही होती है, उद्दीपन की, आलंबन की, ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर होती है, वही जो बाहर आएगी उसे ही आप कहेंगे। तो यहाँ पर बोलता है भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभव कहेंगे, कि आपके वचन में क्योंकि भाव आ गया तो आप, जैसे कि आप नई सैड सी न्यूज सुन लेते हैं कि भाई वो वैसा हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये, मतलब कोई भी दुख की घटना, तो दुख की घटना सुनेंगे आप अलग बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे तो भाई पार्टी चाहिए, और कुछ अलग अलग टोन हो गया अब तो ऐसा वैसा। तो बहुत सारी जो बातें नहीं करते आप, अलग अलग टोन पे अलग अलग चीजें बनाते हैं, तो वही वाचिक अनुभव है कि आप देखते हैं भाव किस प्रकार का भाव है, उस दशा के कारण आपके वचन में जो परिवर्तन आ जाता है वही वाचिक अनुभव है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बोलता है काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को खालिस्तान से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो आपको क्या करना है भाई, मनोभाव को कलात्मक रूप से व्यक्त करना है। जब भी आप काव्य, कविता, पाद्य जो भी लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसमें अपने मनोभाव का कलात्मक रूप दीजिए, तब उसको इंटरेस्ट पैदा होगा, पढ़ने वाले को आनंद की उत्पत्ति होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर दिया है पलवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को क्या कहा जाएगा। तो पलवन में यहां पर देखिए मात्र लिखा है ना, मात्रा भी ऑप्शन में मिलेगा, मात्रा आपका गलत होगा, मात्रा विस्तार में दिया जाता है, फिर मात्र विस्तार में, तो आपका उत्तर होना चाहिए मात्र विस्तार में दिया जाता है। तो ये पलवन का जो मतलब होता है, पलवन का मतलब समझ लीजिए, इस पलवन का मतलब क्या होगा, फैलाव होगा, और क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, फैलाव और विस्तार, विस्तार, तो ये दो मतलब होगा, फैलाव और विस्तार। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद रखना, फैलाव और विस्तार, फैलाव और विस्तार इसका मतलब होगा। और क्या याद रखना है कि ये क्या रहेगा, मात्र विस्तार दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आंसर याद रखना, मात्र विस्तार मतलब ये पलवन ज्यादा वैसा नहीं देता, बहुत ही कम दिया जाता है। अब इसके बाद क्या बोलता है, पलवन सामान्यता खालिस्तान में किया जाता है। तो पलवन का प्रयोग कहाँ मैक्सिमम किया जाएगा, या फिर सामान्यता नॉर्मली कहाँ प्रयोग करते हैं, गद्य भाषा में यूज करते होता ना, गद्य और पद्य, तो जहां पर गद्य रहता है वहां पर इस पलवन का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखने हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय क्या याद होना चाहिए भाई, संक्षिप्तीकरण करते समय पिछली बार अभी एक क्वेश्चन आया था, हमने वहां पर क्या पढ़ा था, संक्षिप्तीकरण आपके पास संक्षिप्तता होना चाहिए, प्रभात्मकता होना चाहिए, उसके बाद ये क्या होना चाहिए, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना है आपको। जब आप संक्षिप्त करें तो उसमें अलंकृत शैली मत बनाए, मतलब कि उसको वो मत दे, छंद और समय ना बनाए ना, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना, संक्षिप्तीकरण करते समय आपको इन शैलियों का प्रयोग नहीं करना है। तो फिर क्या करना है भाई, वो देखते हैं। अब इसमें संक्षिप्तीकरण में क्या करना चाहिए वो समझिए। तो संक्षिप्तीकरण जो रहेगा ना, इसमें आपको अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अलंकृत शैली मतलब अपनी तरह अपने द्वारा अगर शैलियां जब बनाएंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मानव में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, और जिस प्रकार की आपने शैली का प्रयोग किया, जब कोई भाषा आप कोई बात आप रखना चाहते हैं किसी के सामने, उसमें अगर आपने कुछ गलत शैली का या कुछ अच्छी शैली का प्रयोग कर लिया, तो सामने वाले के हृदय में वैसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे, जो आप बात रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाएंगे, उसको आपने घुमा दिया। तब समझ रहे हो, जब आप संक्षिप्तीकरण कर रहे हो तो आप उसको सरल भाषा में, याद रखिए ना कि संक्षिप्तीकरण को सरल भाषा में, जिस भाव जब उसका मूल भाव है, सरल भाव ना, जो मूल भाव है वो व्यक्ति समझ पाए, मूल भाव सुरक्षित रहे। जब आप उसमें अलंकृत कर देंगे तो आप इसका मतलब, तो जिस भाषा में आप उसको ढालना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा। हो सकता है सौंदर्य की प्राप्ति हो जाए सामने वाले को, हो सकता है उसके मन में क्लिष्टता पैदा हो जाए, तो इस तरह के लिए इसीलिए उसे सरल भाषा में रखना, अलंकृत भाषा में नहीं होना चाहिए संक्षिप्तीकरण। ठीक है, आप अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, आई होप हम समझाने में सफल रहे आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय क्या दो बार हो गया क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ज्ञान की किसी विशेष विद्या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को खालिस्तान कहते हैं। तो ज्ञान की किसी विशेष विद्या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तो याद रखिए इसे क्या कहा जाएगा, परिभाषिक शब्द कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा, परिभाषिक शब्द कहा जाएगा। आप थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं परिभाषिक शब्द की। ठीक है, कि परिभाषिक शब्द तो जो भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वो हर चीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बस शर्ते कि आप अच्छी तरह से पढ़ते रहें और इसी तरह से नोट्स बनाते रहें, ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहे, और हर चीज का एक एक अर्थ बताया जाएगा, हर चीज जो आपको जरूरी है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, सारी चीजें समझाई जाएगी। चलिए तो यहाँ समझते हैं परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली का मतलब क्या होता है, इसका एक और नाम है, पहले तो ये याद रखना कि परिभाषिक शब्दावली को ही हम बोलते हैं
तकनीकी शब्द ना, तकनीकी जो शब्द हैं ये परिभाषिक शब्दावली को ही तकनीकी शब्द भी कहा जाएगा। वो भी आप याद रखिए कि तकनीकी शब्द क्या कहलाते हैं, परिभाषिक शब्द ही तकनीकी शब्द कहलाएंगे। अब ये होता क्या है भाई, वो समझ लेते हैं। आपके दिमाग में आया होगा ये होता क्या है, तो वो समझिए। जब भी किसी ग्रंथ का, जैसे हिंदी महाभारत का, रामायण का अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, संस्कृत अनुवाद, ये सब जब होता है ना, तो कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसके मतलब बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए हमने कहा प्राइम नंबर, मैथ्स आपने पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िए भाई। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो मान लीजिए अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला प्राइम नंबर को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वहां पर अभाज्य संख्या होगी, अग्र संख्या होगी, ऋण संख्या होगी, इस प्रकार की कुछ संख्याएं होंगी। आप किसको प्रेफर करेंगे, जिसने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता है वो इन लैंग्वेज में अभाज्य को प्रेफर कर रहा, अग्र को प्रेफर कर रहा, ऋण को प्रेफर कर रहा, तो वो किसको प्रेफर कर रहा है, किसको चुनना चाहता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार, वही सारी चीजें क्या कहलाती है भाई, परिभाषिक शब्द कहलाते हैं, टेक्निकल वर्ड्स कहलाते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आप इसे याद रखना कि ज्ञान की किसी विशेष विद्या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को परिभाषिक शब्द कहते हैं। समझ पा रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुक्तक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पता कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लेते हैं कि जो मुक्तक होते हैं ना, मुक्तक जो वाक्य होते हैं, मुक्तक जो छंदों में माध्यम से कही गई बातें होती है, वो सारी क्या बातें होती है, क्या होती है? तो इसका मतलब ये होता है ना कि कई बातें ऐसी होती है, या फिर जब कोई भी बात आप कह रहे हो उसमें ना जाने कई पंक्तियां ऐसे जोड़ देते हो जिनका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि जो मुक्तक शब्दों का मैक्सिमम जो मुक्तक की रचनाएं हुआ करती थी वो कौन करते थे? रहीम करते थे, कबीर करते थे। ठीक है, कबीर के दोहे में आपको मिलेगा, मीराबाई के दोहों में, इन सारे में। मतलब अगर ये अपनी बात करें ना, अगर मीराबाई कृष्ण की बात कर रही है, ठीक है, रहीम बात कर रहे हैं, कबीर बात कर रहे हैं, तो ये अपने सेंटेंसों में कई ऐसे वर्ड जोड़ देते थे जो एकदम से अलग, मतलब इंटरेस्ट पैदा कर देता था, अलग बातें, रोचक बात कर देता था। वैसे शब्द क्या कहलाएंगे? मुक्तक शब्द कहलाएंगे। वो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण खालिस्तान नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है भाई? वो आप याद रखें, विविधता का निस्तार नहीं होता है। विविधता के निस्तार का अर्थ क्या होना चाहिए? तो विविधता के निस्तार का अर्थ क्या होता है वो बातें समझिए। तो विविधता के निस्तार का जो अर्थ रहेगा ना, इसका मतलब ये है, पहले तो ये समझिए कि खंड काव्य क्या होता है। ठीक है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र के किसी, तो खंड काव्य क्या होता है वो समझिए भाई। खंड काव्य का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कवि है, किसी के बारे में लिखना चाहता है, तो उसकी पूरी व्याख्या नहीं किया, उन्होंने जीवन से लेकर मृत्यु तक की व्याख्या नहीं करी। उनको जो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो उनका सबसे अच्छा पार्ट लगा, सर्वोत्तम पार्ट लगा, प्रमुख घटना लगी होगी, इस तरह की घटना को वो व्यक्त करता है, बखान करता है, काव्य में रचना करता है, उसको बोलते खंड काव्य। मतलब उनके कोई एक घटना को, ऐसा नहीं कि पूरी घटना को, कोई प्रमुख घटना को व्यक्त करेगा, उसको बोलते खंड या भाग बोलते हैं ना, उसको बोलते खंड काव्य। तो याद रखेंगे कि आप खंड काव्य क्या होता है। अब इसके बाद ये होगा कि जब खंड काव्य करते हैं ना, तो खंड काव्य में विस्तार नहीं होता है, विविधता नहीं होती, अलग अलग भाव नहीं प्रकट होते हैं। ठीक है, एक ही भाव में एक ही व्यक्ति चीजें करता है, तो वही कहता है कि विविधता का निस्तार होता है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए, आई होप कि आपको ये बात याद रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाथी का पर्यायवाची बताओ। तो भाई आपको यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है कि हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? मतंग। लेकिन आपको इससे रिलेटेड दो चार बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है। आपने सुना होगा गज, गज भी हाथी का पर्यायवाची है। इसके बाद क्या होगा? कुंजर हो जाएगा। ठीक है, कुंजर हो गया। और क्या हो जाएगा? वितुंड हो जाएगा, वितुंड। और क्या हो जाएगा? मतंग तो आपने याद रख लिया है। नाग हो सकता है। ठीक है, नाग को भी आप बोल सकते हैं कि नाग। ठीक है, दुरिध हो सकता है, दुरिध। इसके बाद क्या हो जाएगा? मतलब ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। हस्ती हो सकता है भाई। ठीक है, हस्ती हो जाएगा, हस्ती। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सिंदूर हो जाएगा। सिंदूर नहीं, सिंदूर है ना, सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कुंभी हो जाएगा, कुंभी है ना, कुंभी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई? गयंद, गयंद हो जाएगा, गयंद, या है ये।
ठीक है, उसके बाद करी हो जाएगा, इस तरह ना जाने और भी वर्ड्स हो जाएंगे। तो आपको कुछ मेन फैक्ट याद रखना है, समझ रहे हैं, कि हाथी का पर्यायवाची मतंग और कुछ कुछ जो चीज़ें आपको रिलेवेंट से चीज़ें याद हो जाए वो याद रखें। लेकिन प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, इसीलिए आपको पहले प्रीवियस ईयर की सीरीज करवाई जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो आपको मालूम है कि अगर कोई कविता करें और उसमें काव्य का गुण ना हो तो फिर कहां पर एक्टिविटी समझ में आएगी? अगर हम ऐसी कोई बात करें जो अभी हम बात करें कि आपको कुछ लग रहा है कि कविता आपको समझ में आ रहा है कि सरल बातें बस हो रही है, लेकिन अगर आप कविता कर रहे हो तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको ओजस्व लाना पड़ेगा, उसमें आपको गुण लाना पड़ेगा, ठीक है, मधुर्य लाना पड़ेगा, इस सारी चीजों को इंक्लूड कर, प्रवाह लाना पड़ेगा, सक्रिय मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो काव्य का क्या करना पड़ेगा? गुण लाना पड़ेगा। कविता जब भी प्रवाहशीलता और सक्रियता बनाना है आपको तो उसके लिए काव्य का गुण लाना पड़ता है। चलिए, तो काव्य गुण होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना हुआ है? तो प्रत्यय और उपसर्ग ये तो आपने पहले से पढ़ कर रखा है, फिर भी अगर आपके सामने आएगा तो आप देख कर क्लिक कर पाएंगे उत्तर। इतनी प्रैक्टिस तो आप कर ही लेते हैं, और नहीं करते हैं तो करिए भाई, आपको जरूरी है, ठीक है। तो हसौड़ा जो रहेगा उसमें ओड़ा प्रत्यय का काम कर रहा है, ठीक है। प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगेगा और उपसर्ग का मतलब जो आगे लगकर बनाए जाते हैं नए शब्द, ठीक है। अब बोलता है गार का, गार जिसमें प्रत्यय लगा हो तो मददगार में पीछे गार प्रत्यय का काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठोस का विलोम शब्द है, तो भाई ठोस का विलोम शब्द बताइए। ठोस का विलोम शब्द होगा तरल, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। बोली किसकी इकाई है? तो बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। आप अच्छी तरह से याद रखें ना, बोली क्या है भाई? तो बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताओ। तो वाक्य भेद के आधार पर ये तो आप ऐसे ही बता देते हो। अब देख लो हमने क्या बताया ना, कि लगा हो, परंतु लगा हो, लेकिन लगा हो, और लगा हो, ऐसे अगर वाक्य बीच में मिल गए तो इसका मतलब वो संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु, आ गया ना संयुक्त वाक्य, खट से आपको उत्तर दे देना। परंतु वह नहीं समझी, वैसे भी वो कहाँ समझती है आजकल, ठीक है। तो आपको समझाना है, लेकिन अगर नहीं समझी तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपको मालूम है ना। चलिए, तो मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, तो क्या याद रखना कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य। क्यों है भाई? क्योंकि परंतु लगा है, याद रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या आता है? बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। तो ये तो आपने मुहावरे पढ़े हैं, सारी चीजें आपको मीनिंग बन जाएगी। तो बहुत अधिक परिश्रम करने वाला कोल्हू का बैल कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए, तो कोल्हू का बैल किसको बोलते हैं? जो बहुत अधिक परिश्रम करता है। उसके बाद चलते हैं, क्या बोलता है? वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। राम उससे पुस्तक मांगने लगा तो वह खालिस्तान करने लगी। मुहावरा बताइए क्या है? चलिए, समय मतलब एक वर्ड यहां पर यूज करना, उसका मतलब वो पूछ रहा होगा, ठीक है, कि क्या आएगा। तो वो क्या करने लगी? राम उससे पुस्तक मांगने लगा, तो वो क्या करने लगा? दो बार मांगने लगा हो गया है, ठीक है। राम उससे पुस्तक मांगने लगा तो वो क्या करने लगी? तो वह आनाकानी करने लगी। ये तो आप देख कर भी उत्तर क्लिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही मुहावरा बताइए। तो कुर्सी की ओर ने सरकार को जनता की नजरों में क्या कर दिया? उसकी नजरों ना करके आंखों में गिरा दिया। कुर्सी की ओर ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया। आपका ये सही मुहावरा बैठेगा इस लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। युवाओं को खालिस्तान होने पर ही विवाह करना चाहिए। इस बात को आपसे अच्छा कौन जानेगा भाई? कई लोग तो नौकरी भी इसीलिए चाह रहे हैं कि उनको छोकरी मिल जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, मतलब कि युवाओं को खालिस्तान होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैर पर जब खड़े हो जाए तभी विवाह करना चाहिए। खुद तो संभल नहीं रहे, ठीक है, अपनी वाली को क्या संभालेंगे, इसलिए पहले पैरों पर खड़े हो जाओ फिर शादी ब्याह की बात करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाग लगाना। दाग लगना का मतलब, दाग लगाना नहीं भाई, दाग लगना। तो दाग लगना का मतलब क्या होगा? कलंक लगना। ये सारी बातें तो आपको रिलेवेंट चीजें सब याद रहेंगी। अमूल और अमूल्य, तो आप याद रखें कि अमूल जो होता है इसका अर्थ क्या होगा? अमूल, ठीक है। आधा ला अमूल्य नहीं है ना, अमूल। तो अमूल का मतलब होगा जड़ रहित, और अमूल्य का मतलब होता है कीमती। अमूल्य दूध, ठीक है। तो अमूल्य का मतलब कीमती, अमूल्य का मतलब, तो अमूल का मतलब बस याद रखें जड़ रहित। ये बस थोड़ा सा भूल सकते हैं। अमूल्य का मतलब तो आप कीमती याद रखेंगे। शब्दों का अर्थ बताना है।
असाध्य का मतलब क्या होता है? असाध्य का मतलब होगा कठिन, कि भाई सीधा मतलब वो नहीं है, सरल नहीं है, तो असाध्य है, कठिन है। और असाधु का मतलब होगा दुष्ट, साधु का मतलब सज्जन, असाधु का मतलब दुष्ट। अच्छी तरह से याद रखे भाई, सारी चीजें आपसे बनेगी। पेपर में आने वाले 40 से 60% तो आपसे यूं बन जाता बचपन की प्रैक्टिस से, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना रहता तो पढ़ लीजिए, ठीक है। अवनी, अवनी का मतलब क्या होगा? पंक्ति। अमीर का मतलब क्या होगा? अमीर का मतलब क्या होगा? गधा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? याद रखेंगे आप सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। वैसे ये क्या लिखा, अवनी और अमीर? अवनी और अमीर गलत होना चाहिए। पंक्ति का मतलब अवनी तो नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत लिखा होगा, इसका मतलब होगा अवली, अवली होना चाहिए, ठीक है, अवनी नहीं होना चाहिए। और ये जो अमीर है, अमीर को भी गलत दे दिया भाई, अमीर की जगह होना चाहिए अवील होना चाहिए, ठीक है, अवील। तो अवली का मतलब, क्योंकि सेम भी वर्ड होने चाहिए ना, तो अवली का मतलब होगा पंक्ति, और अवील का मतलब होगा गधा, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखेंगे, आई होप। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और गधा ना गंदा होगा ना, इसको गधा हमने पढ़ लिया, गंदा होना चाहिए। अवील का मतलब होता है गंदगी, ठीक है, अवील का मतलब होता है गंदगी, गंदा, ठीक है, गंदगी होगी अवील का मतलब। और अवली का मतलब क्या होगा? पंक्ति होगी, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से याद रहेगी, और ये आपको गलत है, आपको सुधार लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में कौन सा समास है भाई? कर्मधारय समास है। जब पंचतंत्र की मतलब जब समास की सीरीज चलेगी तो आपको बताया जाएगा किस तरह से समास को पहचाने, कैसे क्या करें, ठीक है। तो चूंकि कर्मधारय समास जो रहेगा, कर्मधारय समास में क्या रहेगा, पहले तो आप ये समझे और भी क्या रहेगा, ठीक है। अरे पंचतंत्र में कर्मधारय समास उत्तर दे रहा, गलत दे रहा है भाई, या तो ऑफिशियली गलत होगा या टाइपिस्ट ने यहाँ पर गलती करी होगी। पंचतंत्र मतलब ये तो संख्या है ना, तो संख्या है तो कर्मधारय कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पंच संख्या आ गई, तो अगर आगे संख्या रहती है तो वो तो द्विगु समास का उदाहरण रहता है, ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण होगा। ये गलत दिया भाई, या तो टाइपिस्ट ने गलत किया है, या तो आपका सेट में ही गलत आंसर दिया होगा। पंचतंत्र में 5 आ गया ना, जिस भी वर्ड में आगे संख्या आ जाएगी वो सभी द्विगु समास के उदाहरण है। जैसे क्या होता है, और भी आ जाएगा ना, पंचवटी, पांचवटी, चौराहा 4 आ गया, पंचवटी 5 आ गया, पंचतंत्र 5 आ गया, दशानन 10 आ गया। मतलब इस तरह के कोई वर्ड रहेंगे जिसमें आगे संख्या होगी। हालांकि दशानन तो फिर कंफ्यूज करता है भाई, आप उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मतलब ये समझिए कि जिसके आगे संख्या का वर्णन होगा वो द्विगु समास कहलाते हैं, कर्मधारय गलत उत्तर दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जब समास की सीरीज चलेगी तो आपको ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं, रस का नाम बताओ, ठीक है। तो रस का नाम तो ये तो बहुत बार हमने सुना है कि प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमाग्रा का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख कर जी सकूं हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो ये तो मीरा बाई के रहते हैं भाई, ये सारी चीजें उनके विरह की बातें करते हैं। तो विरह की बात करती थी, तो हमने बचपन से पढ़ा, करुण रस का उदाहरण है ये, है ना। यहाँ पर करुण रस का आनंद आ रहा है हमें, जब हम पढ़ रहे हैं तो करुणा की बात हो रही है, तो इसीलिए करुण रस ही होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, छंद शब्द का प्रमुख अर्थ बंधन है, ठीक है, बंधन है। खालिस्तान आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहते हैं। तो भाई छंद किसे कहते हैं, फाइनली वो ये पूछ रहा है, आपको पहले ये बता दिया उसने कि छंद का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है। अब ये किस नियमों को पालन करता है, तो याद रखिए जो छंद होता है ना, उसमें गति होती है, तुक होती है, मात्रा होता है, विराम होता है, ठीक है। और क्या होगा, मात्रा होती, विराम होता है। ये सारी चीज़ें छंद की मतलब जान है। अगर आप छंद बनाना चाहते हैं तो उसमें एक फ्लो होना चाहिए, गति होनी चाहिए, जो प्रवाह है वो होता है। तुक का मतलब आप कहाँ रुक रहे हैं, ठीक है, कहाँ यति, इस विराम को ना यति बोलते हैं, ठीक है। विराम का मतलब याद रखना यति। तुक का मतलब किस प्रकार की लय करना है, क्या चीज करना है, ठीक है। मात्रा 11-13 की मात्रा, 13-24 की मात्रा, रोला छंद, मात्रिक छंद, ये सारी चीजें नहीं होती है, तो वो मात्रा, गति, तुक, ये सब उसमें जरूरी है। विराम का मतलब यहाँ पर यति है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें, आपको पेपर में बड़ी मदद करेगी, ठीक है। सबकी जब सेपरेट वीडियो लाएंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर को समझे कि कैसे पेपर आया करते, क्या क्या पढ़ना है हमें, कुछ भी नहीं पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, खालिस्तान से व्यंग अर्थ का बोध होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग शब्द, व्यंग अर्थ का बोध होता है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन में रहेगा, तो ऑप्शन से ज्यादा आप क्लिक कर पाएंगे। चलिए इस बात को और समझ लेते हैं। और यहाँ पर ये जो व्यंग अर्थ का मतलब ऐसा होना चाहिए, व्यंग्यार्थ ऐसा होना चाहिए ना, व्यंग्यार्थ ऐसा, ये व्यंग्यार्थ, ठीक है, अदग व्यंग
व्यंग्यार्थ ना, व्यंग्यार्थ, ऐसा। तो व्यंग्यार्थ का बोध होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति। अब ये व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है उसको समझते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति ऐसे वर्ड होते हैं जो सब मतलब ये शक्ति से शब्द जिस मतलब ये ऐसी शक्तियां होती हैं, मतलब ऐसे शब्द शक्ति है ना, समझ रहे हैं, ऐसी पावर नहीं बोले, ऐसे शब्दों की शक्ति होती है जिससे साधारण अर्थ भी नहीं निकलता है और जो बोला जा रहा है उसका लक्ष्य भी नहीं, मतलब जो बोल रहे ना वो लक्ष्य भी नहीं निकलेगा, इसका अर्थ कुछ अलग ही निकल जाएगा। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप याद रखें कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या होते हैं, ऐसे शब्द शक्ति जिनका अर्थ अलग ही हो जाता है, साधारण वाक्य भी नहीं निकलता है, लक्ष्य जो बोलना चाहते हैं वो भी नहीं निकलेगा, उसका मतलब ही अलग हो जाएगा। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, तो ऐसे है ना व्यंग्यार्थ का बोध होता है। तो यहां पर क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति। अब कैसे होते हैं वो समझो, अभी हम इतना तो समझ गए व्यंजना शब्द शक्ति क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ही अलग हो जाता है व्यंजना शब्द शक्ति में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये बोल दें सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, क्या बोल दिया हमने, सूर्य अस्त हो रहा है, तो इसका मतलब एक तो ये हो जाएगा कि सूरज के डूबने की बात कर रहे हो आप, सूर्य अस्त हो रहा है, एक तो ये बात हो गया कि सूरज के डूबने की बात हो रही, ये साधारण वाक्य हो जाएगा। अगर इसी को लक्ष्य की बात करोगे तो लक्ष्य क्या हो गया, लक्ष्य हो गया कि शाम हो रही है, लेकिन इन दोनों से अलग अर्थ आएगा। सूर्य अस्त हो रहा है का मतलब ये भी तो हो जाएगा जीवन लीला समाप्त हो रही है, तुम्हारा जीवन समाप्त हो रहा है, इस तरह की नहीं बातें, तुम्हारा कैरियर समाप्त हो रहा है, तब हम नहीं बोलते अब तो तेरा सूर्य अस्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तू डूब रहा है, जीवन लीला। तो ये सारे अर्थ क्या हो जाएंगे, ये सारे जो शब्द होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। हमारी ये पूरी मेहनत को आप साकार करें और इसे बहुत लाइक करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं और इसी तरह आप पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले। चलिए, और जो भी आपकी कमेंट रहती है आप कमेंट जरूर करें, जो भी आपकी बातें कमेंट के जरिए पहुंचाएं, अपना प्यार लाइक के जरिए बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, नौकरी लगिए और फिर उसके बाद तो आपको पता है क्या करना है। चलिए, है ना, जय हिंद दोस्तों। ओके।